सामान बनाने में लगने वाला खर्चा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉस्ट। कॉस्ट 3 प्रकार की बेसिकली होती है। ये जो नाम लिखे हैं इनके बेसिस पे नहीं। जैसे अगर आप कोई सामान बना रहे हो, सपोज़ करो आपने एक सामान बनाया जूता, एक पेयर ऑफ जूता आपने दोनों साइड तैयार किया, उस पर क्या क्या खर्चा लगा होगा, उसको बनाने का रॉ मटेरियल लगा होगा, आपने लेबर लगाया होगा। ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी कॉस्ट। रॉ मटेरियल में आपने पैसा खर्चा किया, लेबर लगाया और वो लोग मिलके जूता बनाएंगे, तो उसमें आपने पैसे खर्चा किया। जिसमें पैसा खर्चा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट। एक कॉस्ट और होती है जो आपने मेहनत की, आपने जो सेक्रीफाइस किया, आप बड़ी धूप में गए थे, रॉ मटेरियल को खरीद के लाए, जूते के लिए सामान खरीद के लाए, आपने लेबर के हाथ पांव जोड़े, चल मेरे भाई काम कर लो। बोले नहीं, ठंडी दारू पी के सोए रहूँगा। तो बोले नहीं भाई, तू दारू बाद में पी लेना, 1 सीसी ज़्यादा पिलाऊंगा तेरे को, पर तू आज काम करने के लिए। तो ये क्या हो गया, आपका जो पेन, सेक्रीफाइस, कष्ट, एफर्ट्स जुड़े हुए हैं, आप इनका भी तो पैसा जोड़ते हो ना सामान की कीमत में। मेरी मेहनत की कीमत जो बोलते हैं, मेहनत के पैसे भैया मेरे। तो जो ओनर के मेहनत के पैसे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। ये इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहा जाता है। अकाउंट्स में इसकी कीमत अलग से नहीं जोड़ी जाती, पर इकोनॉमिक्स में इसको अलग से जोड़ा जाता है। पेन, सेक्रीफाइस, एफर्ट जो मैंने लगाए वो भी मेरी सामान की कीमत में जुड़े होंगे, टोटल कॉस्ट में। सब इकोनॉमिक्स में। और तीसरा चीज़, मतलब रियलिटी में भी जुड़े होते हैं। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन चीज़ों को अलग अलग करके नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स में उसको अलग अलग करके हमको समझा रहा है। तीसरा ये बता रहा है हम लोगों को कि जैसे मैं जूता बनाने के पहले ना वहाँ पे जूते के लेस बनाने का काम करता था। तो अभी मेरे को क्योंकि जूता बनाना है तो मेरे को लेस बनाना बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि मेरे पास जगह उतनी थी, पैसे उतने ही थे। तो मैंने लेस में जो मैं प्रॉफिट कमाता था उसको खोया नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के प्रॉफिट को पाने के लिए। जूते में ज़्यादा प्रॉफिट था तो उसको छोड़ के ये करने लगा, पर उसमें जो मैंने प्रॉफिट खोया, इसको पाने के लिए कुछ खोया, तो जो खोया वो मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है? अपॉर्चुनिटी। उसका पैसा भी इसी में जोड़ दूंगा। दे भाई, तू ही दे मेरे को पैसा उसका भी। बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया है, पर ये 3 टर्म्स नहीं बताए। हाँ। तो कॉस्ट के अंदर में 3 चीज़ें जुड़ी होती है, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मनी कॉस्ट जो बेसिकली होती है वो हम किसी बाहर वाले को पेमेंट देते हैं, इसलिए उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। किस टाइप का कॉस्ट होता है ये? बाहरी वाले आदमी को देने वाला खर्चा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और अपने ही एक जेब से जेठालाल ने पैसा निकाला एज अ ओनर और अपने ही दूसरे जेब को दे दिया एज अ मैनेजर, क्योंकि दिन भर बैठ के वो वहाँ पे काउंटर तो संभाल ही रहा है ना, तो मैनेजर तो है ही ना। तो एज अ ओनर अपने एक जेब से तनख्वाह निकाल के अपने ही दूसरे जेब को पैसा दे देना ही कहलाता है क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस तो है, पर वो किसी बाहर वाले को जाता है क्या? नहीं, वो नॉन कैश एक्सपेंस है। वो किसके अंदर में आ जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट, IMPLICIT, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो किसी बाहर वाले को हम पैसा देते हैं, पेड आउट कॉस्ट विल बी नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और पेड इन कॉस्ट विल बी नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। पर खर्चे तो दोनों प्रकार के हैं, दोनों को जोड़ के निकलेगा टोटल कॉस्ट। तो बाहर वालों को देना और खुद को देने को एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बोला है। कॉस्ट में 3 प्रकार का बाइफर्केशन किया है। हमको इन सबको जोड़ के बता रहा है टोटल कॉस्ट है। इन सबको जोड़ के क्या बोला जाता है? टोटल सामान की कीमत। तो आखिर टोटल कॉस्ट होता क्या है? टोटल कॉस्ट वो टोटल खर्चा होता है सारे खर्चों को जोड़ करके, जो कि एसर्टेन्ड हुआ है फ्रॉम ओवरऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सारे प्रोडक्शन, ओवरऑल मतलब टोटल प्रोडक्शन करके जो टोटल खर्चा बैठा, उस टोटल खर्चे को हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट बोलते हैं उस फिनिश गुड्स का। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर एक सामान की कीमत। हर एक सामान की कीमत बोलते हैं एवरेज कॉस्ट को, या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ये निकलता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जैसे कि मान लो अगर टोटल कितना रुपए का खर्चा आया हमको,
1000 रुपये का टोटल 10 यूनिट बनाने में, तो जब हम 1000 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 10 यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चला कि 100 रुपये पर यूनिट खर्चा है। क्या बोला, फिर से बोल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को ना टोटल 10 जूते बना करके, 10 शूज़ बना करके कितना खर्चा आता था? 1000 का टोटल खर्चा आता था। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एक जूते का कितना खर्चा आया बनाने का? कैसे बताओगे? डिवाइड करो। 1000 रुपये को 10 से डिवाइड कर दिया तो मुझे पता चल गया 100 रुपये पर शूज़ का मेरे को पैसा पड़ा। ये जो 100 रुपये पर शूज़ निकला है ना, इसी को हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। कैसे निकल रहा है ये एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। आउटपुट प्रोड्यूस से एवरेज कॉस्ट निकल गया। एवरेज कॉस्ट का हमको डेफिनेशन लिखवाया, देखिए क्या बोल रहा है। एवरेज कॉस्ट में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिखने से ही चेकर मार्क्स दे देगा। ऐसे वर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं हर डेफिनेशन में, वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि टोटल कॉस्ट में क्या इंपॉर्टेंट था, तो ओवरऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से जो कॉस्ट एसर्टेंड हुई है उसको टोटल कॉस्ट। यहाँ पे ओवरऑल यूनिट क्या इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों? ओवरऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? पर यूनिट कॉस्ट। बस ये वर्ड ढूंढता है चेकर, और वर्ड्स पे फिर मार्क्स रहते हैं। अगर ये वर्ड आप स्किप कर गए तो फिर हो सकता है कि वो आपके मार्क्स में हेर फेर कर दे, और अगर ये वर्ड्स दिख गए और सेंटेंस थोड़ा हेर फेर है पर मार्क्स दे दे, ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट एक पर यूनिट कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, जो कि डिराइव होता है। डिराइव होता है मतलब जो कि निकलता है कैसे? बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विथ आउटपुट। आउटपुट को क्यों बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ लेबर नहीं है, यहाँ पे आउटपुट है, क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है, फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन की बात हो रही है। हम इनपुट से आउटपुट नहीं देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं जो आउटपुट बन चुका है ना, फिनिश गुड्स की क्वांटिटी, वो कितने कॉस्ट की पड़ी, उसका टोटल कॉस्ट कितना था, एवरेज कॉस्ट कितना था, और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? ये तो पर यूनिट कॉस्ट है, वन एक्स्ट्रा यूनिट। वही, इट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग अ यूनिट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट के बढ़ने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आया वही होगा क्या? मार्जिनल कॉस्ट। ऐसा ही कुछ लिखा होगा, देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मैंने नहीं लिखवाया क्या? चलो लिखवा देता हूँ, समझ तो गए हो। क्या लिखोगे बोलो तो? मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट चेंज इन द टोटल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है मालूम? चेंज। रिजल्टिंग अ यूनिट इंपॉर्टेंट है, अ यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ जाने से जो खर्चा आया, जो चेंज आया टोटल कॉस्ट में, वही चेंज क्या है? नोन एज मार्जिनल। अच्छा से लिखो है क्या? कॉस्ट नहीं, समझाने के लिए लिख रहा था। नहीं, मैं बोल रही हूँ आपका जो पेन का वो है ना आज काफी मोटा है। हाँ, वो जूम आउट है ना बेटा, आपको राइटिंग से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। हाँ। आपको लिखना है क्या कॉपी में? नहीं, आपको सिर्फ समझा रहे, मुंह से बोल रहे हैं ना, सुनते जाइए बस। अब इसका भी सेम होता है, ये चीज़ को हमको टेबल बनाना है। अब आपको मान लो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया है और आउटपुट दिया हुआ है। अब अपन को मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकालना है। क्या अपन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। 26 माइनस 19 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 32 माइनस 26 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जा रहा है? मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं एक और तरीका है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का, जो कि है 19 माइनस 10, यहाँ लिख देता हूँ, अभी हटा दूंगा, अपॉन 2 माइनस 1। पता है आपको, मैं ये 19 माइनस 10 जो बोल रहा हूँ ना बेटा, ये चेंज इन टोटल कॉस्ट है। और ये जो 2 माइनस 1 बोल रहा हूँ ना, ये क्या हो जाएगा? चेंज इन आउटपुट। से भी क्या निकल जा रहा है आपका? तो जब ऐसे ही निकल जा रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट। एक और फॉर्मूला समझाना था ना, इसलिए। अच्छा भाई मार्जिनल कॉस्ट के जितने फॉर्मूले बुक में दिए हैं समझाना तो मेरा काम है ना।
इसीलिए लिख रहा हूँ कि ये भी एक फॉर्मूला है। वो तो आपका मन है कि आप किसी भी एक से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा ऐसा करना, ये 10 + 9 को जोड़ो तो कितना होता है? 19 होता है। 10 + 9 + 7 कितना होता है? 26। 10 + 9 + 7 + 6 कितना होता है? 32, 10 + 9 + 7 + 6 + 6 कितना होता है? 38। इसका मतलब द सम ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू। टोटल कॉस्ट। 3 फॉर्मूले बन गए भाई मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड 3 फॉर्मूले दिख गए। मार्जिनल कॉस्ट n इज इक्वल टू TCN - TCN - 1, द सम ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बेटा देखो यहाँ पे मशीन, क्योंकि हम ये किसके अंदर में पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन। पूरा का पूरा आगे का जितना भी चैप्टर्स पढ़ोगे वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बेस्ड रहेगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब होता है जिसको अपनी प्रोडक्शन करने में 1 साल से कम का समय लगता है, जो अपने एक फैक्टर को फिक्स रखता है और एक फैक्टर को वेरिएबल रखता है। वेरिएबल। फिक्स फैक्टर में मशीन्स होती हैं अक्सर, क्योंकि वो मशीन्स को चेंज नहीं करता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़े चाहे कम हो, मशीन तो उतनी रहेगी जितनी थी। समझ गए? हाँ, उसमें रॉ मटेरियल्स चेंज होंगे तो भैया फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है। जो फैक्टर कांस्टेंट रहता है वो फैक्टर की एक लिमिट होती है कैपेसिटी की। मशीन में आप रॉ मटेरियल उतना ही लगा सकते हो जितने की मशीन में जगह थी। उसके बाद अगर आप रिसोर्सेज ज़बरदस्ती ठूसे पड़े रहोगे तो या तो मशीन ख़राब हो जाएगी या तो वेस्टेज होना शुरू हो जाएगा। मशीन उतने ढंग से आपको आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो एक लेवल तक अगर आप मशीन में जहाँ तक उसमें जगह थी, इसको ऐसे समझो, मान लो आप एक जूसर मशीन खरीद के लाए, आपकी जूस बनाने की इंडस्ट्रीज थी और उसमें एक बार में 10 किलो आम आते थे। आपने 10 किलो आम तक जैसे जैसे 1-1 किलो बढ़ाते गए, 1 किलो बनाया, पहले 2 किलो का जूस बनाया, 3 किलो का जूस बनाया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलो तक आपकी प्रोडक्शन जैसे जैसे डालते जाओगे आप, आपके जो खर्चे हैं वो क्या होते जाएंगे? कम। क्योंकि अगर आप 1 किलो बनाते और आपका डेप्रिसिएशन लगता है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप 1 किलो बनाते और आपका डेप्रिसिएशन जो है मान लो लग रहा है अगर आप 1 किलो बनाते, समझना बात को बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो फिक्स्ड फैक्टर एक ऐसा खर्चा होता है जो चेंज नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आउटपुट रख देता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या? कॉस्ट। आप मुझे बताओ ऐसे कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स फैक्टर में लगने वाले खर्चों को मैं क्या बोलूँगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये चेंज नहीं होंगे विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये खर्चे उतने ही लगेंगे। चाहे आप 0 यूनिट का देखो ना बेटा, चाहे आप 0 आउटपुट बनाओ, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 5 यूनिट बनाओ, 7 यूनिट बनाओ, 12 यूनिट बनाओ, 200 यूनिट बनाओ, 2000 करोड़ यूनिट बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे को परमानेंट सैलरी देनी है, सुनना मैं कैसे कैसे खर्चों को लिख रहा हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे, जो मुझे परमानेंट सैलरी देनी है, जैसे कि नट्टू काका बागा को जो सैलरी दे रहा है जेठालाल, फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो तो भी देगा और प्रोडक्शन ना हो तो भी देगा, प्रोडक्शन हो तो भी देगा, प्रोडक्शन ना हो तो भी देगा। तो परमानेंट स्टाफ को जो हम सैलरी दे रहे हैं वो देनी ही पड़ेगी हमको। अगर मान लो कोरोना के समय पे जेठालाल की दुकान पे कुछ सामान बिक नहीं रहा है तो भी वो खर्चा तो दे ही रहा है ना, रेंट तो दे ही रहा है ना, ठीक। उस पे जो फर्नीचर पे, उसकी दुकान पे जो फर्नीचर्स लगे थे उस पे डेप्रिसिएशन लग रहा था, वो फॉल सीलिंग और सब कराया था, उसकी लाइफ थी 10 साल चलेगा ये बोला गया था, और वो खर्चा करवाया था उस पे टोटल 10 लाख रुपए। तो हर साल उसका जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उस फिक्स्ड एसेट्स पे, वो क्या है? वो तो लगेगा ही ना। फिर चाहे कोरोना में बंद रहे तो भी लगेगा, चाहे बंद ना रहे तो भी लगेगा। तो ऐसे खर्चे जो कि चेंज नहीं होते विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वो खर्चे पे लगने वाला कॉस्ट ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। फिक्स फैक्टर में लगने वाला खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, जो लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आई? ये बेटा आपको मैं बता क्यों रहा था, ये मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रहा था कि जो हम ये कॉस्ट जोड़े हैं,
हम ये जो कॉस्ट जोड़े हैं यहाँ पे, इस टोटल कॉस्ट में दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा भी जुड़ा हुआ है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स फैक्टर पे लगने वाला खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा और वेरिएबल फैक्टर में मतलब रॉ मटेरियल लेबर्स में लगने वाले खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल लेबर पे लगने वाला खर्चा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स फैक्टर में लगने वाला खर्चा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों ही कॉस्ट किस में जुड़ी होती है, टोटल कॉस्ट में जुड़ी होती है। अब अगर मान लो मैं एक सामान बनाता हूँ, अगर मैं 10 आम बनाता, हमारे पुराने एग्जांपल लेते, 10 किलो जूस बनाने का उस पे आ सकता था एक बार में। जूस की मशीन में हम जो लगाए थे उसमें एक बार में 10 किलो आम आ सकते थे। हम अगर 1 किलो आम बनाते हैं, 1 किलो आम का जूस बनाते हैं, तो 1 किलो आम की कीमत पड़ती थी हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं 20 रुपये। कितना पड़ता था, 20 रुपये। अब 20 कम हो गया क्या, 200 रुपये किलो है। चलो कितने रुपये पड़ती है, 200 रुपये पड़ती है, ठीक है, 200 रुपये पड़ती है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा है ना, मतलब आपने जो जूस मशीन खरीदी थी ना, वो आई थी आप लोग की 20,000 रुपये की, और वो बोला था कि 2 साल आपकी चलेगी ही चलेगी, 2 साल आपकी चलेगी ही चलेगी। और ये साल में आप सिर्फ और सिर्फ 1 ही किलो बनाते हो जूस, तो इस साल इस पे फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा कितना बैठ गया, 2 साल चलेगी, मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000 का। 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,000 का। हमारी जूस की मशीन 20,000 की थी और वो सिर्फ 2 साल चलेगी बोला था, और हम इस साल सिर्फ 1 किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बताओ हमारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट खर्चा कितना रुपए आ गया, उस 1 किलो को बनाने का खर्चा कितना आ गया साल भर का, 10,200 रुपये। बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, लग रहा है, क्योंकि इस पे फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा ज़्यादा लग रहा है। अगर इसको बढ़ा दे, अगर इसको हम 1 किलो की जगह अब अपन 5 किलो बनाने लगें, तो देखो 1 किलो का अगर 200 था तो 5 किलो का कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये का टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग गया। ये 5 किलो की बात हो रही है, ये 1 किलो की बात थी, ठीक है, 1,000 रुपये। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा क्या, फिक्स्ड तो है, वो तो फिक्स्ड रहेगा ही। ये 10,200 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट थी, मतलब यहाँ एवरेज कॉस्ट क्या आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी हर एक सामान की कीमत। और यहाँ पे बेटा 5 सामान की कीमत कितनी आ रही है, 11,000 रुपये, पर उसमें कितना बन गया है, 5 किलो बन गया। तो बताओ हर केजी का कितना रुपये पड़ रहा है, डिवाइड करो, 11,000 डिवाइड बाय 5 करो, कितना होता है, 2,200 रुपये पर केजी, यही आएगा ना। 2.2 कैसे आ रहा था, 2.2 वो उन लोग अपना 11 डिवाइड बाय 5 कर रहे थे, अपन जीरो नहीं लगाए थे, इन लोग 3 जीरो को छोड़ दिए थे, अपन 3 जीरो ऐड कर दिए। तो 2,200 रुपये पर केजी बेटा क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गई। अब आप मुझे बताओ, जैसे जैसे आप सामान का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, एवरेज कॉस्ट। मतलब आप सामान की कीमत कम कर पा रहे हो, वो भी क्यों, क्योंकि पहले ये 10,000 का खर्चा सिर्फ एक ही सामान पे जुड़ा था, और अब ये 10,000 का खर्चा 5 किलो में बढ़ गया है, तो हर किलो में बढ़ गया है वो, देखा जाए तो 2,000 रुपये हो गया। तो जैसे जैसे आप सामान बढ़ाते जाओगे, फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा है पर यूनिट ऑफ गुड्स पे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मैं एक ही पेंसिल बनाऊंगा एक पेंसिल की इंडस्ट्री में, तो उस एक ही पेंसिल में पूरा फैक्ट्री का कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, और मैं लाखों पेंसिल बनाऊंगा तो हर लाखों पेंसिल में वो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही बात। इसीलिए क्वांटिटी पे बनाया जाता है, पर कितनी क्वांटिटी तक ये खर्चे कम होते जाएंगे, एक लिमिट तक कम होंगे एवरेज कॉस्ट के खर्चे। क्यों, क्योंकि मशीन की एक कैपेसिटी है। अब आपकी मशीन में 1 लाख का ही जगह था, आप 1.5 लाख का सामान भरोगे तो उससे फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगा। क्यों, फिक्स्ड कॉस्ट के चलते नहीं बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन तो उतना ही लगेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का वेस्टेज बढ़ जाएगा, इसके चलते खर्चे की लागत बढ़ जाएगी। बनेगा उतना सामान नहीं ना जितने की लागत लगा रहे हो, क्योंकि वेस्ट हो रहा है ज़्यादा, आपके ज़्यादा लागत से वेस्ट ही बढ़ रहा है, क्योंकि मशीन अपनी 100% कैपेसिटी के बियॉन्ड में आप उसमें सामान डाल रहे हो, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ठूसे पड़े, इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए एवरेज कॉस्ट पहले कम होता है फिर बढ़ने लगता है, और मार्जिनल कॉस्ट भी यही होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी पहले कम होता है
फिर मशीन जैसे 100% कैपेसिटी पे पहुंच जाती है उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। देखो ऐसा बोल रहा हूँ, ये रहा ऐसे यू से, यहाँ पे मशीन अपने मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम है मान लो, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होने लगा और ये एवरेज कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट धीरे कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। मार्जिनल कॉस्ट एकदम से कम होता है फिर एकदम से बढ़ने लगता है, यू शेप बनता है। तो वाई मार्जिनल कॉस्ट इज इन यू शेप, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर में। तो आपको बताना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले 100% कैपेसिटी तक जब पहुंचता है ना, तो 100% कैपेसिटी पे अपने सबसे कम स्तर पर रहता है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब हर एडिशनल पे आपकी कॉस्ट की लिमिट जो है वो क्या होते जाती है, कम होते जाती है, फिर बढ़ जाता है। और फिर ये भी तो होता है ना, बल्क में सामान खरीदोगे तो आपको सामान सस्ता पड़ेगा, रॉ मटेरियल कम के पड़ेंगे, समझ आ रही बात। लेकिन फिर उसका एक बियॉन्ड 100% कैपेसिटी के बाद वो सब उल्टा पड़ने लगती कहानी कॉस्ट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मशीन अपनी 100% कैपेसिटी पे पहुँच गई। अब इसके बाद होगा क्या भाई, सिर्फ वेस्टेज ही होगा, सिर्फ वेस्टेज ही होगा, सामान खराब ही होगा, बनेगा तो नहीं। तो बनेगा नहीं तो खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ने लगे। और जितना ज़्यादा और भरते जाओगे तो और खर्चे बढ़ेंगे। सिर्फ और सामान डालने से कैपेसिटी के बाद खर्चे ही बढ़ने हैं और कुछ नहीं होना है। तो बस वही बता रहे हैं इस पॉइंट के बाद। इसीलिए पहले कम हुआ अप टू 100% कैपेसिटी, फिर ज़बरदस्ती ठूसे पड़े रहोगे तो खर्चा सिर्फ बढ़ना है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट ऑपरेट करता है यू शेप में। हमारे वाई एक्सिस पे कौन है, कॉस्ट दादा हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, क्वांटिटी है जो फिनिश गुड्स का आउटपुट है। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। बेटा इसमें टोटल 8 चीज़ें बनती हैं, 8 डायग्राम्स। एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर में अभी हमने कितना पढ़ा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। एवरेज कॉस्ट के अंदर में भी ऐसी दो हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। उस एक पेंसिल में फिक्स्ड कॉस्ट का कितना खर्चा जुड़ा है और वेरिएबल कॉस्ट का कितना खर्चा जुड़ा है। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कई जगहों पे एवरेज कॉस्ट को ना एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल देता है। वो टोटल समझाना चाह रहा है कि वो फिक्स्ड और वेरिएबल के एवरेज का टोटल है। तो एवरेज कॉस्ट को यदि ATC लिख दे, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट लिख दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो टोटल कॉस्ट नहीं है, वो है एवरेज कॉस्ट ही। फिर टोटल क्यों लिखा, टोटल वो समझाने के लिए लिखा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। वो टोटल उन दोनों को जोड़ के बता रहा है, इसलिए वहां टोटल लिख दिया, वो टोटल वाला नहीं। ये क्लियर हुआ। अब बेटा 3 यहाँ के हो गए, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 6 हो गए। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट 7, मार्जिनल कॉस्ट 7, और कुछ बच गया क्या, हाँ टोटल कॉस्ट 8। अब वो टोटल तो बोल ही दिए थे, तो ये 7 हैं, 7 चीज़ों का डायग्राम यहाँ पे बनाना है एक साथ। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। जिसमें से 2 का डायग्राम आपके सामने है और तीसरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। 3 डायग्राम आपके सामने, 4 डायग्राम बचे समझाना। कॉस्ट रहेगा वैक्स, समझ आ रहा है ना अच्छे से, एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है ना, सुनते जाओ बस। अब बेटा ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, आपको तो ये आता है। ये हो रहा है बस, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5th यूनिट पे मशीन पे देखो, यहाँ पे अगर हम टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकल गया, एवरेज कॉस्ट भी चेक करते हैं प्यारे बच्चों। देखो एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा था, यहाँ पे कम होते जा रहा था। जैसे जैसे आप मशीन को 100% कैपेसिटी तक पहुँचा रहे हो, आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखो ध्यान से, 10 से 9.5 हो गया, पहले से कम, फिर और कम, फिर कम, फिर कम। लेकिन जैसे ही मशीन अपनी 100% कैपेसिटी में के बाद भी प्रोडक्शन करने लगे, तो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ रहा है। देखो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट देखो तेजी से बढ़ रहा है। कंपेरेटिव टू एवरेज कॉस्ट ये ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, और ये गिरा भी ज़्यादा स्पीड में था। देखो मार्जिनल कॉस्ट, बेटा मार्जिनल कॉस्ट 9 से 7, 6, देखो, जबकि ये पॉइंट में गिर रहा है और ये तो सीधा 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 रुपये से गिर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट तेजी से गिरता है और तेजी से बढ़ता है, और एवरेज कॉस्ट धीरे गिरता है और धीरे बढ़ता है। ये रिलेशनशिप था बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट।
यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं किसी जगह पे जहाँ एवरेज मार्जिनल मीट करे। पर देखो अब तुम सोचो ना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7.5 है और 8 है, तो जरूर 6 से 10 और 7 से 8 के बीच में कहीं पे तो ये मीट किए होंगे। मतलब अब वो टेबल में नहीं लिखे हम नंबर, इज इक्वल टू में भी तो आए होंगे। तो इज इक्वल टू के पहले क्या रहता है, इज इक्वल टू के बाद क्या रहता है, वो डायग्राम से ज़्यादा बेटरली समझ में आ रहा था। क्या समझ में आ रहा था, ये कि भाई जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट था, इसके पहले क्या था, मार्जिनल कॉस्ट छोटा था किससे, एवरेज कॉस्ट से छोटा था ना, तो उल्टा क्यों बना रहा हूँ, हाँ। और इसके बाद क्या था, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर था किससे, एवरेज कॉस्ट से। पहले कम खर्चा लगता है मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट, क्योंकि धीरे गिरता है। फिर एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे एवरेज कॉस्ट किसके बराबर हो गया, मार्जिनल कॉस्ट के। उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करते रहोगे, उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करते रहोगे तो क्या होगा, डूब पाओगे और कुछ। मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा एवरेज कॉस्ट से। ये मार्जिनल की आपको बिहेवियर और एवरेज का बिहेवियर बता रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट स्लो गिरता है और स्लो बढ़ता है खर्चे, पर मार्जिनल कॉस्ट तेजी से गिरता है क्योंकि पर यूनिट का चेंज बता रहे हैं और तेजी से बढ़ जाता है। ये सारे रिलेशनशिप आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद टोटल कॉस्ट तो आपको पता ही है। अब अगर मैं आपको इनका डायग्राम्स प्लॉटिंग बोलूँ, चलो कॉस्ट में हमने 3 पढ़ लिया था। मनी कॉस्ट के अंदर आ जाता है बेटा टोटल, मार्जिनल, एवरेज, ये हमने बताया था उस समय, पेन, सेक्रीफाइस, एफर्ट्स, फॉरगॉन कॉस्ट, ये आपको मैंने बता दिया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, पेड आउट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट को पेड इन कॉस्ट। जैसे कि जेठालाल सैलरी दे रहा है नट्टू काका बागा को एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जेठालाल एज अ ओनर पे कर रहा है अपने ही आपको एज अ सैलरी फॉर, क्या लिखा है यार ये तो मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा, वर्किंग, फॉर वर्किंग। हाँ अरे वाह, मेरी राइटिंग आप समझ गए, फॉर वर्किंग, ठीक है। तो जब अपने ही आपको पैसा दे रहा है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये एग्जांपल मैंने बताया। अब भाई टोटल कॉस्ट के बारे में देखो बेटा, मैंने आपको भी बताया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को टीसी लिखते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टीएफसी लिखते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टीवीसी लिखते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बेटा, टोटल आउटपुट है ये, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। बेटा देखो, जैसे टोटल कॉस्ट से क्या डिवाइड करोगे, क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, टोटल सामान माइनस टोटल क्वांटिटी। ऐसे ही अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है तो एवरेज कॉस्ट भी किसके बराबर होता होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये रिलेशनशिप एक साथ बना के समझाने की कोशिश की बेटा। इस एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। उसको ऊपर वाला टोटल कॉस्ट मत समझ लेना, यही समझा रहा था थोड़ी देर पहले। अब बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट एज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स फैक्टर पे जो कि मशीन होती है उस पे लगने वाले खर्चे होते हैं। और ऐसे कॉस्ट जो कि चेंज होते हैं विच डू चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि लेबर और रॉ मटेरियल पे लगने वाला खर्चा, इसका डायग्राम पीछे देखो इधर है, ठीक है। ये डायग्राम अच्छा दिख रहा है। ये चूहा है क्या है, ये कछुआ क्या है, ये हम थोड़ा ऐसे ही बनाए थे कि पीछे देखो। ऑक्टोपस नहीं, मेरी डायग्राम है ये। कौन ये है? इसकी दाढ़ी है, ये इसके बाल हैं, आदमी ये है इसके या- कान अरे हैं, भाई साहब। ये दांत है, ये गुड़ाकू घस के रखा है। अच्छा मैं इधर से देख रहा था, मुझको चूहा ऐसे क्यों लग रहा था, तभी बोलूँ। ठीक। अब बेटा देखो, थोड़ा सा मछली शेप जैसा दिखेगा, उल्टा एस ऐसा दिखेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि देखो मशीन अपने कॉस्ट तक पहले बढ़ी, देखो तो कैसे बढ़ रहा है, खर्चा घटते क्रम से बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ तो रहा है रॉ मटेरियल का, पर धीरे धीरे आपको रॉ मटेरियल का जो सामान है ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, एक समय तक कम प्राइस लगेगी।
फिर क्या होगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ने लगेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ने लगेगा, क्योंकि एम्प्लॉय के खड़े होने की जगह नहीं थी और एम्प्लॉय को आप मान लो एक मशीन में 10 ही लोग, एक राइस मिल में 10 लोग के काम करने की जगह थी लेबर की। आप जैसे जैसे 10 लेबर लगा रहे हो तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ रहा है और रॉ मटेरियल लगा रहे हो वो बेस्ट एफिशिएंट मैनर में यूज़ हो रहे हैं विदाउट वेस्टेज। तो उस समय तक आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी कर रही है आउटपुट के साथ में, जो रॉ मटेरियल और लेबर में लगने वाले खर्चे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे तो, लेकिन कैसे बढ़ेंगे, घटते क्रम से बढ़ेंगे। क्योंकि याद करो ना, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा था, कम हो रहा था 100% कैपेसिटी तक। तो ये कॉस्ट बढ़ेंगे तो, पर कैसे बढ़ेंगे, घटते क्रम से बढ़ेंगे। लेकिन जैसे मशीन 100% कैपेसिटी भी पहुंची, ये रहा मान लो 100% कैपेसिटी, इसके बाद खर्चे क्या होने लगेंगे, एकदम से बढ़ते क्रम से बढ़ने लगेंगे। तो ये जो जे शेप में भागता है ना ऊपर, ये आधा जे शेप में जो भाग रहा है, इसको बोलते हैं तेजी से खर्चा बढ़ना या तेजी से प्रॉफिट होना। तो देखना कभी बोलता है ना कि बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, जे कर्व चाहिए, जे कर्व मतलब ऊपर की तरफ भागना मतलब प्रॉफिट, और ऐसे भागना, देखो सांप का ऐसे भागना मतलब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, और ऐसे भागना उल्टा ऊपर तो वो इंक्रीजिंग रेट से भागना। तो पहले क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से भाग रहा है, फिर इंक्रीजिंग रेट से भाग रहा है। और अगर जीरो आउटपुट बनाते तो कहाँ से शुरू होता, जीरो से शुरू होता। मतलब रॉ मटेरियल अगर आप सामान ही नहीं बना रहे हो तो रॉ मटेरियल लेबर में लगने वाला खर्चा कितना होगा, जीरो रहेगा भाई, क्यों रहेगा, जीरो यूनिट पे जीरो। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या जीरो से शुरू होगा, नहीं, वो कांस्टेंट 60 या 70 जो भी खर्चा लग रहा था उतने से ही शुरू होगा। तो ऐसे खर्चे जो आउटपुट से चेंज नहीं होते, चाहे बने चाहे ना भी बने, जीरो भी रहे। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट यदि आपको टोटल कॉस्ट दिया है तो जरूर वो किसका होगा, ये देखो ये बोलो टोटल जीरो लेवल ऑफ आउटपुट दिया है और टोटल कॉस्ट 60 दे दिया है। तो आप बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप मेरे को बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा, 0। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहा होगा, 60। तब तो ये 60 आ रहा है ना। इसका मतलब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में अगर टोटल कॉस्ट 60 है तो उसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, जरूर वो खर्चा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के चलते होगा। एक बार टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल गया तो पूरे टेबल का वो 60 क्या हो जाएगा, पूरा बन गया। तो इसको क्या याद रखना, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है दैट रिफर्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये टेबल बनाने में मदद करेगी ये वाली जानकारी जो मैंने आपको अभी दी। क्लियर है। अब बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। प्यारे बच्चों देखो, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया है, पूरी तरीके से कांस्टेंट हो गया जो कि चेंज नहीं हो रहा है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी हमने डायग्राम बनाया था, उल्टा एस वो बन गया। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होगा टोटल कॉस्ट, और ऐसा एस जैसा सेम शेप में बनेगा क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप वो किसका है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। मतलब हर एक लेवल पे जो आपका ये पैरेलल रहेगा, मतलब टोटल कॉस्ट विल बी पैरेलल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि इन दोनों के बीच का कभी भी माइनस कर लो, किसी भी पॉइंट पे माइनस कर लो, टोटल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बचना कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही बचना है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर 600 था ये मान लो, तो हर बार कितना आना, 600 600 600 600, इन दोनों के बीच का गैप। तो ये कर्व कितना भी आगे चले जाए आगे जाके जुड़ेगा भी नहीं जुड़ेगा, पैरेलल ही चलते रहेंगे। क्या ये 3 डायग्राम समझ में आए आपको? इन्हीं का रिलेशनशिप और डायग्राम और एक्सप्लेनेशन आपको लिखने के लिए एग्जाम में पूछता है। और इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट नेचर के होने के चलते ही वो पैरेलल होते हैं। कौन, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे से। क्या समझ में आया? अब बेटा हमने एक टेबल कंप्लीट करी है, ये टेबल में आप लोग लिख लीजिए, आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट और आउटपुट दिया हुआ है। आज का आपका होमवर्क यही है कि ऊपर की दी हुई सारी जानकारी से ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है और इसका डायग्राम प्लॉट करके आना है 8 का। इन 8 का डायग्राम अपन को प्लॉट करके आना है। तो इन डायग्राम्स को इसका मैं आपको भेज रहा हूँ।